हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका बाज़ार में 35 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इन्होंने टाटा ग्रुप और CLSA जैसी ब्रोकिंग फर्म्स के साथ भी काम किया है। इसके बाद 2003 में इन्होंने खुद की अपनी रिसर्च फर्म शुरू की और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गए और तब से लेके अब तक इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी मदद की है और फिलहाल इनके लगभग 20,000 से ज़्यादा रिटेल क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपनी रिकमेंडेशंस और एडवाइजेस देते हैं। तो आज हम इनके साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। इनका जो पूरा 35 साल का एक्सपीरियंस है इसका आज हमें निचोड़ मिलने वाला है। प्लीज़ डू वॉच द एंटायर कॉन्वर्सेशन विथ हिम। सो लेट्स वेलकम मिस्टर किशोर ओसवाल। किशोर जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन ऑन आवर शो। थैंक यू अपूर्व जी। सर, काफ़ी टाइम हो गया। हमने इसके पहले जब अपना कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था इट वाज ऑन पेनी स्टॉक्स और वो आई थिंक काफ़ी यूनिक एपिसोड पूरा था। इसके उसके पहले हमने कभी पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं की थी और जो चीज़ें हमने कवर की है वो शायद आज तक हमने एक भी हमारे एपिसोड में वो किसी और गेस्ट ने कवर नहीं किए। तो आई थिंक काफ़ी यूनिक इंसाइट्स और एडवाइस आपसे मिली है। तो आज भी हमने जो कि FNO के बारे में तो हम बहुत सारे शोज़ करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमें बाकी सबसे बहुत ही अलग और यूनिक पर्सपेक्टिव पूरा एक मार्केट का मिलने वाला है। सो आई एम ईगर टू लर्न फ्रॉम यू टुडे एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक को भी बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा आपसे। डेफिनेटली ऑल मतलब थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स and before I start my presentation, I thanks to Samco Global as well as Apurva ji because they have given me another opportunity to present my perspective on this show on futures and options. Recently, I had made a presentation on how to pick mid caps for the Institute of Chartered Accountants, and that was also liked. So my topics are very diverse. First, Apurva ji gave me opportunity on penny stocks. Then I spoke on mid caps, and today I'm talking on F&O. F&O is too big market, and you need a proper guidance on F&O to become successful. F&O में ट्रेडिंग करना आसान भी है और उतना मुश्किल भी है। तो इसमें अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो F&O में हम सक्सेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि F&O है क्या और F&O में किस प्रकार से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बिफोर आई कम टू मेजर फीचर्स मैं आपको थोड़ा F&O के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको साथ में और स्लाइड के साथ में मैं बताऊंगा भी कि F&O क्या होता है। पहले F&O का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स जिसे बेसिकली इट इज कॉल्ड फुल्ली एज अ डेरिवेटिव। फ्यूचर्स में अलग प्रकार से ट्रेड होता है और ऑप्शंस में अलग प्रकार से ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में हम जो शेयर्स अगर खरीदते हैं तो वो आपका एक महीने से दूसरे महीने तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है और ऑप्शंस में ये प्राइस के साथ डीके हो जाती है, उसी मंथ में खत्म हो जाती है। तो थोड़ा मैं पहले फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा, ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा और फिर आपको सक्सेस का गुरु मंत्र बताऊंगा। Futures give you the right to buy shares of a defined lot size at a little premium to cash price. जैसे कैश में अगर कोई स्टॉक 160 रुपया चल रहा है तो फ्यूचर में शायद 161 रुपया चलता होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम कैश टू फ्यूचर। और बेसिकली हम अगर फ्यूचर्स का मतलब समझे पहली बात तो ये एक प्रकार का हेजिंग ट्रांजैक्शन है।
हम अगर कैश में लॉन्ग है तो हम फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका डिलीवरी हम आगे जाके बेचे। फॉर एग्जाम्पल अभी 160 रुपया, 150 रुपया सेल चल रहा है और मेरे को 180 में डिलीवरी छोड़ना है और रिस्क को मिनिमाइज करना है, मैं लॉन्ग पहले से हूँ, तो मैं फ्यूचर में शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मेरी जो डिलीवरी के सामने मैं हेज कर सकता हूँ। और ये जो डेफिनेशन था हेजिंग का, वो शुरू से इसलिए डिफाइन किया गया था ताकि आदमी की रिस्क फ्यूचर के थ्रू मिनिमाइज किया जाता है। बट इंडिया में आजकल मैंने ये गैम्बलिंग का पार्ट हो गया है। पहले जो बदला सिस्टम में चल रहा था, वहां का और अभी का डेरिवेटिव सिस्टम में थोड़ा फर्क है। पहले बदले में क्या था कि उसका प्रीमियम भी एक्सचेंज डिसाइड करता था और आपको एक मंथ से दूसरे मंथ में रोल ओवर नहीं करना पड़ता था, वो एक्सचेंज ऑटोमेटिक रोल ओवर करता था। अब उसके उसके कारण वहाँ वोलेटिलिटी बहुत कम होती थी। अभी क्या होता है कि ये डेरिवेटिव में हमको, जैसे हम अभी जून महीने में एक्सपायरी के पहले हमको जून में बेचना पड़ेगा और जुलाई में वापस खरीदना पड़ेगा अगर हमको ये रोल ओवर करना है तो। और इसके लिए इसका नाम है फिजिकल सेटलमेंट। इनफैक्ट इंडिया में पहले फिजिकल सेटलमेंट था ही नहीं, अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ये चालू किया है, बट स्टिल इट इज नॉट परफेक्ट। सो अभी भी यहाँ जो फ्यूचर चल रहा है इंडिया में, वो एक पार्ट ऑफ गैम्बलिंग हो गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमको आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। और यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि काफी आर्बिट्राज फंड है यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो हम अगर समझते हैं कि एक जैसा प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड होते हैं वो अपना काम करते हैं। जैसे आप लेने जाओगे तो आर्बिट्राज फंड बेच देगा, जैसे आप बेचने जाओगे तो वो फंड लेने को आएगा, तो वो तो 2% में भी फर्क में बाय सेल का कॉल हो जाता है। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी अलग चीज है, पर नॉर्मल मार्केट में फ्यूचर की स्ट्रेटेजी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर का पर्पस क्या है। अभी क्या होता है, जब हम कैश में कोई शेयर लेते हैं तो हमको पूरा 100% पैसा देना पड़ता है। जब फ्यूचर में हम जब लेते हैं तो हमको सिर्फ 20% मार्जिन देनी पड़ती है। तो दैट मीन्स आप अगर चाहो तो आप उसका 5x फ्यूचर में ले सकते हो, और यही लोग करते आ रहे हैं यहाँ पे। और यही एक वन ऑफ द डिफेक्ट है फ्यूचर का, कि जहाँ एक्सपोजर बढ़ता है। लेते वक्त हमको ये नहीं पता होता है कि मार्केट कब घटेगा। मार्केट वोलेटाइल होता है, हम ले तो लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि भाई ये जोर से गिर गया है। अगर कैश में होता तो शायद मेरा एक्सपोजर 1,000 शेयर का होता, फ्यूचर में है तो मेरा एक्सपोजर 5,000 का हो जाता है। तो वहां आपको मार्क टू मार्केट बढ़ा देने को आ सकता है। तो ये फ्यूचर के फीचर्स है। दूसरा है, हम आते हैं कॉल्स पे। ऑप्शंस मार्केट में, ऑप्शन में दो साइड के ट्रेड होते हैं, कॉल एंड पुट। अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो आप तेजी कर रहे हो, आप पुट खरीद रहे हो तो आप मंदी कर रहे हो। आप कॉल बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बेच नहीं सकते, लेकिन कॉल अगर आप बेचेंगे तो आपको जो फ्यूचर का मार्जिन है उतना मार्जिन भरना पड़ेगा, और आप अनपैरेलल रिस्क को एक्सपोज हो जाओगे। मैंने समझो आपने कॉल बेचा और सडनली वो शेयर 200 रुपया भाग गया, तो आपका लॉस 200 रुपया होगा। जबकि कॉल जब बाय करते हो तो जितना कॉल का आपने प्रीमियम दिया है उतना ही आपका लॉस होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो जाएगा। अगर प्राइस डिके हो गया मंथ एंड तक और आपने कोई एक्शन नहीं लिया या बीच में उसको नहीं काटा, तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। पर उससे ज्यादा नहीं होगा। समझो आपने 10 रुपया प्रीमियम भरा है, तो 10 रुपया प्रीमियम ही आपका लॉस है। वैसे पुट में भी है, आपका लॉस जितना आप प्रीमियम देते हो वहीं तक है। इसलिए ऑप्शन राइटिंग एक रिस्की प्रपोजल है, और वो सिर्फ ऑपरेटर करते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा रिस्क लेते ही हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी जैसे आपने समझिए कि परसों मार्केट हुआ, 4 तारीख को, 4 जून को, एक एक स्टॉक 25-25 टका गिर गया। किसी ने अगर कॉल बेचा होगा तो उसका तो लायबिलिटी भयंकर हो जाता था। कॉल लिया होता तो भयंकर लायबिलिटी, पुट बेचा होता तो लायबिलिटी हो जाता। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन एक अलग मार्केट है एंड डेरिवेटिव्स मार्केट है। ऑप्शन में क्या होता है कि प्रीमियम 100% डीके होने वाला है। अगर आपने वो डायरेक्शन पे काम नहीं किया, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन में आपने ऑप्शन पे प्रॉफिट नहीं किया, तो मंथ एंड आते आते वो आपका कॉल प्रीमियम जीरो हो जाएगा।
F&O वैसे भी एक जीरो सम गेम है। आप ये समझिए कि आप जब कोई फ्यूचर में शेयर ले रहे हो तो सामने कोई सामने बेच भी रहा है, तो एंड ऑफ द डे आप जब टैली देखोगे तो किसी ने 10 लाख बेचा है तो किसी ने 10 लाख लिया भी है, तो ये जीरो सम गेम है। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन दूसरे सब फैक्टर पे डिपेंड होता है, सिर्फ डिमांड सप्लाई के कारण यहाँ नहीं होता है एफ में। कैश मार्केट में अलग चीज है, जो बी ग्रुप के शेयर होते हैं उसमें तो आप थोड़ी डिमांड क्रिएट करो, कुछ ट्रिगर आया तो 20% सर्किट भी लग जाएगा। लेकिन एफ में ऐसा नहीं होता। एफ में सर्किट लगना है तो रीजन भी बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगेगा। और वो बड़ा रीजन क्या हो सकता है उसको हम बाद में ट्रीट करेंगे, थोड़ा जब उसकी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे उस पे आएंगे। पहले मैं आपको अभी भी फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में समझा रहा हूँ। तो एफ एंड ट्रेडिंग हमेशा है ना, सिग्निफिकेंट लिवरेज और रिस्क का मैटर है। ठीक है, इन्वेस्टर भी लेते हैं, ट्रेडर भी लेते हैं, बट ये वो लोग लेते हैं जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ फैशन के लिए हम अगर एफ एंड कर रहे हैं या दूसरे की देखा देखी हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सक्सीड नहीं होने वाले यहाँ पे। ये इन्फॉर्म लोगों के लिए एफ एंड और सब बड़े एचएनआई जो इन्फॉर्म्ड है, जिनको मार्केट अच्छा समझ में आता है और जिनको पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है, तो अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से एफ एंड में रिस्क लेते हैं। पर छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो 10 लाख का और एफ एंड में 50 लाख का पोजीशन खड़ा कर देते हैं। दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेयर यू गेट किल्ड। फिर सडनली क्या हो जाता है, आपको सब कुछ सब एक साथ में लिक्विडेट करना पड़ता है, मार्क टू मार्केट भी आ जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगा, आपका विजन खराब हो जाएगा, आप निगेटिव हो जाओगे, आपको सब कुछ एक साथ में बेचना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ एफ एंड मार्केट। अभी हम लोग थोड़े एफ एंड के रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि एफ एंड में आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले एफ एंड में आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 स्टॉक पे आप लॉन्ग रहिए एट ए टाइम। एट ए टाइम होता क्या है, हमारे पास 20 प्रकार से टिप्स आती है, राकेश झुंझुनवाला के ऑफिस से भी आएगी, अपूर्व भाई के यहाँ से भी आएगी, किशोर भाई के भी यहाँ से आएगी। तो जितने आएगी हम ऐड करते जाते हैं, और फिर जब मार्केट घटता है तो पता चलता है कि मेरे 8 एफ के स्टॉक में पोजीशन खड़ी होगी। मार्क टू मार्केट उतना ही आने वाला है, सब में आने वाला है। और जब 8 स्टॉक में आप लेते हो तो लिक्विडेट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो एक साथ में आपको बड़ा लॉस आता है। तो अगर आपको एफ में सक्सीड करना है तो 2 स्टॉक पे रहिए। कौन से 2 स्टॉक, वो आपको डिसाइड करो। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ 3 भी कर सकते हो, तो उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा ये कंट्रोल के बाहर की चीज हो जाती है। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी है ना एफ एंड में सभी कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में मत करिएगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं एफ एंड में मैंने 2 ही स्टॉक करने हैं, जैसे समझो कि आपने सिलेक्ट किया भेल और सेल, ये सिलेक्ट किया और भेल चल रहा है 180 में, वो एफ एंड फॉर वेरियस रीजन एज एक्सप्लेन एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहता है। तो जब आप एफ एंड करते हैं तो आप कम से कम 2 लॉट में करिए, एक लॉट तो करिएगा ही मत। एक लॉट में तो कोई उसमें आपको आगे पीछे घूमने का मौका नहीं मिलता है। तो आप मिनिमम 2 लॉट करिए, और 2 लॉट या 4 लॉट तक जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन आप एवरी एक परसेंटेज डिसाइड करिए कि 5% फॉल होगा तो मैं दूसरा लॉट ऐड करूंगा, 5% और फॉल होगा तो तीसरा लॉट ऐड करूंगा, और 5% और फॉल होगा तो और एक लॉट ऐड करूंगा। तो स्टॉक तो वापस घूमता ही है। जब रिवर्सल आता है तो उसी सीक्वेंस से आपका इनिशियल फर्स्ट बाय के प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो आप एक एक लॉट बेचते जाइए। ठीक है। तो होगा क्या, आपका सबसे कॉस्टली जो पहला परचेस है वो आपका प्रॉफिट में बिकेगा, तो आपका लोअर कॉस्ट, आपका जो पोजीशन खड़ा रहेगा वो सबसे लो प्राइस वाला पोजीशन खड़ा रहेगा। तो वोलेटिलिटी को आप बीट कर रहे हो। अदरवाइज आप वोलेटिलिटी को बीट नहीं कर सकते हो। फिर भी मार्केट वापस दोबारा गिर गया और वापस प्राइस घट गया है, तो आपको वापस क्यूशन नहीं रहेगा नीचे में। और अगर आप ये प्रोसेस अगर फॉलो करते हो तो आपको हमेशा क्यूशन मिलेगा। आपने ऊपर बेच दिया, आपकी 10% कॉस्ट कम हो गई, तो 10% बहुत बड़ी क्यूशन है एफ एंड में। मेरे हिसाब से एफ एंड स्टॉक मैक्सिमम 20% घटते हैं, उससे ज्यादा घटते नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में कोई अलग रीजन होगा तो उससे ज्यादा घट सकते हैं, पर बाय एंड लार्ज 20% घटते हैं।
यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि मैं 20% नीचे तक उसको लेते जाऊंगा। हाँ, आपको स्टॉप लॉस लगाने ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस तो आपका रोज ठीक होने वाला, फिर आपके गले का हार स्टॉप लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं है। तो रोज स्टॉप लॉस में, या तीसरा स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए कि भाई आप वॉच पे रखिए स्टॉक को, और आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, और स्टॉप लॉस जहां ट्रिगर हो वहां पहला बाय करिए, स्टिल यू विल बी बेटर ऑफ। तो स्टॉप लॉस जहां ट्रिगर हो होने वाला ही है स्टॉप लॉस के दूसरे रीजन है क्यों स्टॉप लॉस होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अल्गो और सुपर अल्गो काम करता है। यहाँ टेक्निकल ब्रेकआउट पे अगर कोई स्टॉक बाय पे आया तो हम लोग समझते हैं ब्रेकआउट आ गया है, पर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। और वहां अल्गो जहां काम करता है वहां किसी का सुपर अल्गो काम करता है, वो बेचना चालू करता है। तो जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर होएगा वो सुपर अल्गो अपनी पोजीशन को रिवर्स करता है, तो वो बाय करना चालू करता है। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो बाय करना चालू करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एफ एंड ओ का डिफरेंस और कॉल पुट का प्रीमियम, ये खरी कमाई है जो लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं। उसमें एफ आई भी है, डी आई भी है, एच एन आई भी है। उनका मेजर स्ट्रीम ऑफ इनकम कॉल पुट राइटिंग से आता है और एफ एंड ओ के डिफरेंस से आता है। आगे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, अभी इसको 170 पे चल रहा है, मैंने 1700, ये 10 पेड का अगर प्राइस लेते तो 1700 रुपये चल रहा है। 2 ढाई साल पहले ये 200 250 रुपये रहा करता था। तो ये लोग जो बड़े लोग या बड़े ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन में 200 400 रुपये से घुसे हुए हैं, उनका ट्रेड 2 साल 3 साल का होता है, हमारा ट्रेड 2 दिन का भी नहीं होता है। तो यहाँ से 170 वाला 150 हुआ तो हम हमको पसीना था, हमको पेन होता है कि भैया मेरा स्टॉक 12% नीचे हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया। तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग तो 400 से है, उनको तो वापस ऊपर करना है, तुम्हारा सब स्टॉप लॉस खत्म होने के बाद दोबारा 180 करना है उसको। तो ये जो बहाव है, जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसी में अगर आपको घुसना है तो आपको ये देखना है कि मैं नीचे कहाँ ले सकता हूँ, तो ही आप बीच में कुछ प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है कि आप एफ एंड ओ में ऑलवेज पोजिशनल ट्रेड की सोचिए, इंट्राडे नहीं होता है उसमें। अगर आपको एफ एंड ओ में सक्सेस करना है तो आप एक सोचिए कि मैं आज टाटा स्टील ले रहा हूँ, मेरा व्यू है कि जून क्वार्टर में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर उसका रिजल्ट जून में खराब आएगा तो सितंबर का भी रिजल्ट मॉनिटर करूंगा, और सितंबर का रिजल्ट के बाद ये 20% चलेगा, 30% चलेगा। तो वो अगर मेरा ओपिनियन है तो उस ओपिनियन के साथ मैं टिस्को में 6 महीने के लिए घुस सकता हूँ। तो एफ एंड ओ कॉल हमेशा जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पोजिशनल कॉल लेते हैं। एक बार मैंने पोजिशनल व्यू ले लिया तो मैं उसमें लॉन्ग कर रहा हूँ, घटेगा तो और लॉन्ग करूंगा, ऊपर जाएगा तो बेचूंगा, एवरेज कॉस्टिंग कम करूंगा, और उसको एक एक मंथ से रोल ओवर करते जाऊंगा, तभी मेरे को सडन प्रॉफिट दिखेगा। 2 दिन पहले भेल 224 का लोअर सर्किट था, आज 295 का ऊपर का प्राइस दिखा है। ये एक्सेप्शनल केस है, पर अगर आप लास्ट 3 महीने का भी भेल का बिहेवियर देख लो तो 207 का भी बॉटम बनाया है और 325 का भी हाई बनाया है। पर अगर आप सही तरीके से उसको बॉटम और टॉप ट्रैक करोगे, यार कहाँ एंटर करने का डिसाइड करोगे विथ कन्विक्शन, तो आपको पैसा बनेगा। कॉस्ट ऑफ कैरी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ कैरी कितना लगेगा वो भी देना, क्योंकि अगर आप 6 महीना रोल ओवर कर रहे हो तो 6 महीना आपकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैरी से कॉस्ट बढ़ने वाली है। और ये कॉस्ट उसकी कॉस्ट है जो आप 80% फंडिंग किसी और से मांग रहे हो, आप 20% मार्जिन ही दे रहे हो और स्टॉक पूरा ले रहे हो। कैश में आप अगर कोई 1000 रुपए की आइटम है तो आप पूरा 1000 रुपया दोगे, यहाँ तो आप 200 रुपये ही मार्जिन दे रहे हो। तो 800 रुपया आपको कोई और फंड कर रहा है टेक्निकली या आर्बिट्रेरीली, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ कैरी, एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में रोल ओवर करने की, तो वो आपकी कॉस्ट में इनबिल्ट होती जाएगी। तो वो कॉस्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। अगर एक्सेसिव कॉस्ट है तो ट्रेड में आपको नुकसान हो सकता है। तो सर इसमें एक ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए आपको आपका व्यू है कि पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है और लंबे ड्यूरेशन मतलब इंट्राडे नहीं करना है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग जून कॉन्ट्रैक्ट्स कैन वन स्ट्रेट अवे गो एंड बाय मे बी जुलाई या अगस्त कॉन्ट्रैक्ट्स? लिक्विडिटी नहीं मिलता है उसमें, कर सकते हैं, नो नो इश्यूज, कर सकते हैं, बट देर इज नो लिक्विडिटी अवेलेबल। एंड व्हाई आई शुड से दैट यू शुड डू जून, जून ही क्यों करना चाहिए? क्यों समझिए, आपको आपकी जो मैकेनिज्म है
उसमें आप नीचे वापस ले रहे हो, 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और ये वोलेटिलिटी में जब ऊपर जाता है तो एक बेच के आप कॉस्ट कम करने की चेष्टा करोगे। आप जुलाई में लोगे तो वापस वो जुलाई में बिकेगा नहीं। तो आपको करना तो करंट मंथ ही चाहिए। हाँ, आप जब एक्सपायरी के नजदीक आते हो, लास्ट 7 8 दिन, तब आपको करते हो जुलाई महीने का ही करना चाहिए, तब जून का नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा है ना कि आप एफएनडो को एफएनडो जैसे मत देखो। अगर आपको सक्सीड होना है ना, तो एफएनडो को आप ये सोचो कि मैं फक्त ये, मेरे को जो विंडो दिया गया है 20% मार्जिन दे के लेना है, तो मेरा मेरा 80% पैसा फ्री रख रहा हूँ। ये अगर अप्रोच रखोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। मेरे को क्या है, अभी मेरे को 10,000 शेयर लेने की डिलीवरी की ताकत है। ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं 10,000 शेयर एफएनओ में ले रहा हूँ, पर मेरा 20% पैसा ही दे रहा हूँ मार्जिन में। तो मेरा 80% पैसा फ्री पड़ा है। वो पैसा, सटल पैसा, मैं 30% अलग रखता हूँ कि भाई इन केस ऑफ फर्दर डिप आया तो मैं मार्जिन में दे दूँ। 30% और अलग रख, बाकी का 50% तो मैं कहीं और यूज करके कैश में उसमें भी कमा सकता हूँ। मेरा प्रॉफिट डबल करने के लिए मैं एफएनओ को यूज कर रहा हूँ। तो मैं कुछ अच्छे आइटम कैश में भी ले रहा हूँ, 50% वहां लगा रहा हूँ, 50% यहाँ रख रहा हूँ, 20% मार्जिन में दे रहा हूँ, 30% स्पेयर रख रहा हूँ, और मेरी पोजीशन कैरी कर रहा हूँ। क्यों? वो आगे देखेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पर्पज ये है कि हम एफ को एज ए इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव करके अगर देख रहे हैं तो कर रहे हैं। हम लोग गैम्बलिंग करके नहीं देख रहे हैं, या हेजिंग करके भी नहीं देख रहे हैं। हेजिंग इज फॉर सम अदर इंस्टीट्यूशन और गैम्बलिंग इज फॉर समबडी एल्स, बट वी यूज रिटेल के लिए हम एफ प्योरली टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहा है, और उसमें सक्सेस हो सकता है। इसमें हमको वही प्रिंसिपल्स लगाते हुए लगाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अल्टीमेटली हम एफ शेयर में कर रहे हैं। निफ्टी में कोई होना होगा नहीं, पर शेयर में उसका ईपीएस चेंज नहीं होने वाला है, प्राइस अर्निंग चेंज नहीं होने वाला है। वो आप एफ में करो कि कैश में करो, प्राइस अर्निंग चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर हम सेम प्रिंसिपल ध्यान में रखते हैं एफ में, कि भाई क्यों स्टॉक आगे जाएगा, क्यों उसमें ग्रोथ आएगी, तो हमको एक डेस्टिनेशन प्राइस का अगर ध्यान होगा तो एफ में ट्रेड करने के लिए काफी इजी पड़ता है। क्योंकि स्टॉक प्राइसेस को ऑलवेज है ना सर, वो फंडामेंटल के हिसाब से ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस फंडामेंटल है ही नहीं और स्टॉक प्राइस सिर्फ भागेगा। एफ में इतना बड़ा गैम्बलिंग हो नहीं सकता है। वो फंडामेंटल से ही चलेगा, नहीं तो कोई और ठोक के उसकी स्टॉक को भी, स्टॉक की बजा देगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा। कोई अगर आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो लॉट ऑफ शॉर्ट सेलर विल कम। तो फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है तो इट हैज टू मूव, और अगर ये मूव होगा तो आपको एफ में फायदा होगा। और ये चीज भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कैश मार्केट में कोई कंट्रोल करता है, दोनों साइड स्टॉक प्राइसेस को कंट्रोल करता है, वैसे एफ में भी कंट्रोल करता है। ऑपरेटर सब जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि एफ में स्टॉक है तो कोई ऑपरेटर ही नहीं होगा, कंट्रोल तो वहां भी है। ठीक है, वहां प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए लिमिट्स नहीं है, इट कैन राइज टू एनी लिमिट ऑन अ गिवन डे। that 10% circuit, 15% circuit, 20% circuit, it can go up to 35, 40, 50% also in a single day। जैसे अभी भेल गिरा था, तो भेल ऑलमोस्ट 28% एक ही दिन में गिर गया। बट बी ग्रुप के स्टॉक में 20% के ऊपर न जा सकता है, न 20% से नीचे गिर सकता है। इसका अगला प्रिंसिपल जो ध्यान में रखना है, जो चार्ट पे हमेशा एक ब्रेकआउट आता है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट। चार्ट फॉलो करना बुरी बात नहीं है, पर चार्ट का सही इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। फर्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट पे नेवर बाय, कीप अंडर वॉच, लेट इट करेक्ट अगेन। सेकंड टाइम जब वो ब्रेकआउट देगा तो दैट इज अ करेक्ट ब्रेकआउट। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पहले ही फॉल्स ब्रेकआउट पे शेयर ले लेते हैं, फिर उसमें स्टॉप लॉस आता है। तो एक चार्ट का, मैं तो चार्टिस्ट नहीं हूँ तो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर कि चार्ट के फर्स्ट ब्रेकआउट पे आप स्टॉक पे एकदम इमोशनल होके स्टॉक मत लीजिए, आप उसको वॉच रखिए। या लेना भी है तो एक लॉट लेके देखिए किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। आपको स्क्रीन बताएगा कि आपका सक्सेस रेट क्या है। अगर स्टॉक 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद घट ही नहीं रहा है तो आप सही ट्रैक में, तो आप 5 रुपये ऊपर दूसरा लॉट लीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट पे फर्स्ट टाइम में ले लिया है तो स्टॉप लॉस देगा तो आप नीचे ले नहीं पाओगे। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जैसे मैंने बताया
कि इसमें कोई भी स्टॉक 20% तक नीचे जा सकता है। फिर वो बायोकॉन, और बायोकॉन का मूवमेंट देखिए आप, नीचे में 220 गया था, अभी जाके 310 क्रॉस किया है। तो ये नीचे में 20% भी घटा है, फिर बाद में मूवमेंट आता है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने अब बताया, यहाँ ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं कंट्रोल करने वाले, तो इसे कॉल पुट पे भी डिपेंड होता है। अगर किसी स्टॉक में रिटेल ने बहुत ज्यादा कॉल लिखी है, तो मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ वो स्टॉक चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉल का सब प्रीमियम वो लोग खाने वाले जो राइट करने वाला है। इन दैट केस स्टॉक विल करेक्ट। अगर किसी ने बहुत ज्यादा पुट लिख लिया है, तो वो प्राइस के नीचे वो स्टॉक जाएगा ही नहीं। तो ये कॉल और पुट विल डिसाइड कि इसका प्राइस का रेंज क्या है। उसके बीच में वो बंद करके कॉल भी खा लेंगे, पुट का प्रीमियम भी खा लेंगे। तो हमको ये बहुत केयरफुली डिसाइड करना है कि भाई किस रीजन से ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। और पहले जैसे बताया, अगर आपने फाइनेंशियल देख लिए और आपके उसके अंडरलाइंग ट्रिगर्स मालूम है, और आप में पेशेंस है, और आपको डेस्टिनेशन मालूम है, तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। मैं सेकंड पोजीशन को तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई स्टॉप लॉस नजदीक आवे या स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं वहां आप या तो सेकंड पोजीशन क्रिएट करें या फर्स्ट पोजीशन क्रिएट करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी डेफिनेशन में स्टॉप लॉस है नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर मेरे को फॉलो करना है तो एवरी डे सिर्फ स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करना है, ये रोज नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस, दो इट इज अ mechanism which prevents you from losses, बट जुडिशियसली अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। स्टॉप लॉस आप इसलिए लगा रहे हो कि आपका पोजीशन लिमिट से ज्यादा एक्सपोज हुआ है। जब आपकी 10 लाख की नेटवर्थ है और आप 50 लाख का ट्रेड लिख रहे हो, तो नेचुरल आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होगा। और अगर आप 10 लाख की आपकी कैपेसिटी है, नेटवर्थ है, और आप सिर्फ 2 लाख का या 4 लाख का ही सौदा लिख रहे हो एफ एंडो में, तो आप तो स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कंट्रोल में है। कितना घटेगा? 80,000 रुपये। यू कैन पे डिफरेंस। मार्जिन तो आपने भरा ही है, डिफरेंस ही देना है आपको। बस उतना डिफरेंस दिया, वापस रिबाउंड में आपका पैसा बन जाएगा। तो ये पूरा गेम है एक्सपोजर का। सो पोजीशन साइजिंग हमेशा लिमिट में होनी चाहिए। हाँ, पोजीशन साइजिंग हमेशा लिमिट में होनी चाहिए, आपका कैपिटल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अपनी नेटवेल्थ से कंपेयर करके पोजीशन लेनी है। अगर 100 करोड़ की मेरी नेटवेल्थ है, तो मैं 10 करोड़ तक ले। 1 करोड़ की नेटवेल्थ है तो मैं 10 लाख तक ले। तो 10 टका आई फील ए फेयर प्रोपोर्शन। पर उससे ज्यादा हम जब लेने जाते हैं ना, तो फिर एक एक मैं एक आपको एक क्रिटिकल केस बताता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई वी से लिमिट। समथिंग लाइक जी जी टेलीफिल्म में हुआ। 290 से स्टॉक सीधा गिर के आ गया वो 150, 50% लॉस। 50% लॉस। A lot of people have used stop loss, they have made exits. A lot of people have paid difference. A lot of people have gone out of G. ठीक है? Now in this scenario, those who have done excess trade, बड़े अपनी कैपेसिटी के बाहर ट्रेड किए, उनको बड़ी मार पड़ी। ठीक है? पर जो आदमी की कैपेसिटी है, उसने क्या करना चाहिए था कि ये जी जैसा 180 आ गया, चलो मेरा 120 चला गया, 300 वाला 180 आ गया, तो मैं 180 मेरी कैपेसिटी है, मैं तो 10 टका ही कर रहा हूँ। मैं कोई और स्टॉक बेच के जी को डिलीवरी कर ली। एफ एंडो में से जी सरका कर दिया, बेच दिया, और जी उतना डिलीवरी में ले लिया। अब मैं स्टॉक को अपने वो बाकी कैश पोर्टफोलियो के जैसे संभाल रहा हूँ। 6 महीना जाने के बाद ये जी वापस 300 तो होने वाला है, 400 भी होगा, 500 भी होगा। एफ एंडो में से बाहर निकलने वाला तो शेयर प्राइस बढ़ता ही है। बलरामपुर चीनी जब एफ एंडो में से बाहर निकला था तब 48 रुपीज का लो था, उसके बाद वो 450 हो गया 3 साल में। तो आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं, आप उसको कैरी करके वापस 300 तक वेट कर सकते हैं। पर ये कब पॉसिबल है कि आपका ट्रेड साइज बहुत छोटा है और आपके पोर्टफोलियो में दूसरे स्टॉक है जिसको कोई प्रॉफिट वाला स्टॉक बेच के हम इसको ले लें। अगर आप जी पे बुलिश हो तो, नहीं बुलिश हो तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए पहली बात। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम वी कम टू दैट कि अगर हम किसी भी स्टॉक पे बुलिश नहीं हो और हमको डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, तो ट्रेड करना नहीं चाहिए। अभी जी का एग्जांपल इसलिए दिया मैंने कि जी का लाइब्रेरी वैल्यू के हिसाब से फेयर प्राइस 500 से 600 रुपए के बीच में आता है, लाइब्रेरी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये आगे जाके हो सकता है 1 साल में आवे, 2 साल में आवे, लेकिन प्राइस आएगा स्क्रीन पे जरूर।
अभी जिसने भी 280 में ट्रेडिंग किया, जिसने भी F&O में शेयर लिया 200, तभी भी उसको लगता था इसका वैल्यूएशन सोनी डील होगा तो ये 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ये वैल्यूएशन तो उसकी लाइब्रेरी का टेक ओवर हो जाएगा। हुआ नहीं, इसलिए स्टॉक क्रैश हुआ। बट अल्टरनेटिवली आप उसको डिलीवरी लेने की कैपेसिटी रखनी चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि आपने पहले ही स्टॉप लॉस यूज कर लिया, स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो गया, बात कर ली। और जिसका एक्सेस ट्रेड है उसको तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। जो छोटा ट्रेड है और जिसको सक्सेस ही मेरे को ये चाहिए कि नहीं मैं सक्सेस करके ही रहूंगा, उसके लिए स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं होती है। और कॉन्स्टेंटली आपको है ना पुट और कॉल में बिल्टअप कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। हर सीरीज में प्रोबेबली एवरी डे एक बार आपको कॉल पुटअप में बिल्टअप देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल में बिल्टअप और पुट में बिल्टअप ही आपको डिटरमिन करेगा, स्टॉक का डायरेक्शन बताएगा। और वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप NSE वेबसाइट पे डाटा है और कई जगह डाटा अवेलेबल है, वो डाटा देख के हम ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ रिस्क को मिनिमाइज करना है तो जल्दी हम लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक के बाहर निकल सकते हैं या उसको कैरी कर सकते हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि हम पोजिशनल कॉल लेते हैं तो ये कॉल पुट नहीं देखे तो चल सकता है, पर अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है या मेरे को आज लेके कल बेचना है तो उसको लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये थे किशोर ओसवाल जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट क्या होता है, व्हाट इज़ फ्यूचर्स, व्हाट इज़ ऑप्शंस, व्हाट इज़ अ कॉल, व्हाट इज़ अ पुट। और इसके अलावा हमने कुछ रूल्स के बारे में भी बात की जो कि इनके खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज और रूल्स है जिनको यूज़ करके ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस देते हैं, खुद भी ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.